करके वो अब दूसरे लोगों को अपने साथ टिकाए रखने के लिए अब इसको गेम को लाए हैं वो हिंदू मुस्लिम पर, वो 80-20 पर। तो 80-20 का मतलब ये है कि जब मुसलमान की बात करेगी बीजेपी तो जो गैर मुस्लिम वोट है, जो अपने आप को हिंदू आइडियोलॉजी का मानता है, वो लगातार कितना भी बढ़िया काम करने के बावजूद बीएसपी के साथ न रहे, कितनी भी लाशें गंगा में तैरें, कितने भी लोग दिल्ली से लेकर के गाजीपुर गोरखपुर तक पैदल बच्चों को लेके जाएं, उस सबको भूल जाएंगे हिंदुत्व के चक्कर में। इसलिए इस बात की आइडियोलॉजी का लाभ लेकर के ये जो चुनाव हुआ है और इस पे वो लोग अपनी साजिश को रचने में कामयाब रहे। अब जो ये जो रिजल्ट आया है ये साहब के चमचा युग के अनुसार आया है कि जैसे जैसे साहब की विचारधारा ने काम किया उसी हिसाब से दूसरी पार्टियों ने साहब काशीराम की पुस्तक का चमचा युग का इस्तेमाल भी किया है। चमचा युग की पुस्तक में जो किरदार जो साहब ने बताए थे उनका इस चुनाव में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है और इस चमचा का इस्तेमाल करने वाले जो हाथ हैं उनको हिट करने का काम अब कैडर के आधार पर फिर से हम बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह जो कि एक जाने माने वकील हैं। आज जानते हैं उनसे बीएसपी के हार के पीछे आखिर क्या कारण है। सर, ऐसी क्या कमी रह गई जो बीएसपी आते आते अपनी पूर्ण बहुमत के साथ जो वापस आ रही थी, लोगों को लग रहा था फिर से बीएसपी आ रही है, वो अब नहीं आ पाई, एक ही सीट पर सिमट कर रह गई? नहीं, ये जो चुनाव जो ये बता रहा है जैसा परिणाम है उसके हिसाब से जो चुनाव हुआ है उसको भाजपा, इस देश की मीडिया और इस देश की सामाजिक गैर बराबरी की विचारधारा को बनाए रखने वाले लोग, इन्होंने गठबंधन करके इसको चुनाव को लड़ा। दूसरी जो हमारी जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की, बुद्ध फूले शाहू अम्बेडकर की जो समानतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, और इस देश में उस विचारधारा को क्यों जाना जाता है, वो विचारधारा ये कहती है कि यदि हमको अपनी दुख तकलीफें दूर करनी है, यदि हमको इस जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ना है तो हमको इस देश के राजपाट को अपने हाथ में लेना होगा। ये अम्बेडकरी विचारधारा है और इस विचारधारा को वो दूसरी वाली जो विचारधारा है जो सामाजिक गैर बराबरी को बनाए और टिकाए रखना चाहती है, जिसको हम RSS, बीजेपी और आज का मेन स्ट्रीम मीडिया, वो लोग नहीं चाहते कि ये विचारधारा इस देश में आगे बढ़े। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की सरकारें जब चलीं और जो काम विचारधारा का मजबूती से देश के उत्तर प्रदेश में हुआ तो उससे उन्होंने उसका नोट लिया, संज्ञान लिया और उसको रोकने के लिए उसी समय से बड़े पैमाने पर साजिशें रची गई। पहले उन्होंने अपने आप में वो ताकतवर नहीं थे तो बीएसपी के ताकत को हटाने के लिए पहले उन्होंने, सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को बारे में समर्थन करके पहले हमको हटाने का काम किया और फिर उन्होंने अपने लिए काम किया और अब वो अपने लिए काम करके वो अब दूसरे लोगों को अपने साथ टिकाए रखने के लिए अब इसको गेम को लाए हैं वो हिंदू मुस्लिम पर, वो 80-20 पर। तो 80-20 का मतलब ये है कि जब मुसलमान की बात करेगी बीजेपी तो जो गैर मुस्लिम वोट है, जो अपने आप को हिंदू आइडियोलॉजी का मानता है, वो लगातार कितना भी बढ़िया काम करने के बावजूद बीएसपी के साथ न रहे, कितनी भी लाशें गंगा में तैरें, कितने भी लोग दिल्ली से लेकर के गाजीपुर गोरखपुर तक पैदल बच्चों को लेके जाएं, उस सबको भूल जाएंगे हिंदुत्व के चक्कर में। इसलिए इस बात की आइडियोलॉजी का लाभ लेकर के ये जो चुनाव हुआ है और इस पे वो लोग अपनी साजिश को रचने में कामयाब रहे। लेकिन सर, चुनाव के परिणाम आने के बाद जो बसपा अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने कहा था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा करके गलती कर दी। वो ज़मीनी स्तर पर दिख तो रहे थे लेकिन वो उनको जो भीड़ थी उनको हम वोटरों में तब्दील नहीं कर पाए। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये जो आपने सवाल पूछा है ये मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और इसको आप जो सवाल को रख रहे हैं ये ऐसे बहन जी ने नहीं कहा है और अगर यही सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है तो वो भी इस देश को जैसे चुनाव में गुमराह किया है ऐसे ही फिर वो गुमराह करना चाहता है। बहन जी ने ये नहीं कहा, बहन जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और उन्हें जो चुनाव को मीडिया के साथ मिल करके जो सपा से दिखाया, ये कहा है तो समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखा करके मुस्लिम भाजपा को हटाने के मकसद से वो पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो गया, ये कहा है। दूसरा, जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो गुंडई और जातिवाद जो देख चुके थे, बहन जी ने जो कहा है, तो उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को सरकार में आने से भय को देख के उन लोगों ने, कुछ तबकों ने उस गुंडई से बचने के लिए बीजेपी को वोट किया। तो मुस्लिम के उधर ये नहीं कहा कि हमने भरोसा कर लिया, हमें धोखा दे गया, एक भी शब्द नहीं कहा है। ये आप अगर ऐसा कह रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला था मीडिया भी इसको गलत प्रचारित कर रहा है। सर, उन्होंने बोला था उन्होंने जो गुड़ा बताया हार का, वोटरों में तब्दील नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यही तो कहा है ना, ये नहीं कहा कि मुसलमान ने धोखा दे दिया। अब फिर मीडिया में यही बात कहना चाह रहा है कि मुसलमान ने धोखा दे दिया, ऐसा नैरेटिव फिर मुस्लिमों को तय करना चाहता है। ये नहीं कहा, ये कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम एक तरफा सपा को चला गया
और जो सपा की गुंडागर्दी की सरकार को रोकने की चाहत रखने वाले लोग वो बीजेपी को चले गए, इसलिए हमारी बुरी हार हुई है। चुनाव दो तरफा हो गया। बहन जी ने कहा है चुनाव को त्रिकोणीय होना चाहिए था, लेकिन चुनाव मीडिया ने मिलकर के, भाजपा ने उसको आपस में सपा भाजपा का कर दिया। ये कहा है, ये नहीं कहा कि मुसलमान ने धोखा दे दिया। ऐसी बातें मीडिया अगर कह रहा है, चाहे वो मेनस्ट्रीम मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, वो फिर वही काम कर रहा है जो उसने चुनाव में बीजेपी के लिए किया है। मेरा कहना ये। तो कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता कि बीएसपी की रणनीति हमें विचारधारा कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी एक ही सीट पर सिमट चुकी है? देखिए, विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद गैप आया, उसको दूसरे महापुरुषों ने चलाया। पेरियार साहब के बाद दूसरे कोने में नारायण जी ने चलाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 1956 में देहांत हुआ। गैप जरूर हुआ, लेकिन विचारधारा को मान्यवर काशीराम साहब ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का काम किया, और साहब ने अपने जीते जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी को जिम्मेदारी दी थी। तो विचारधारा कभी खत्म होने वाली नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे जैसे इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की बात कोने कोने में हुई है, मजबूत हुई है, ये उसका रिएक्शन है। यानी सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को रोकने के लिए जो इस सामाजिक गैर बराबरी को बनाने वाले लोगों के जो उनके वंशज हैं, जो आज हुकूमत में हैं, वो उसको किसी कीमत में बदलाव नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने अपने सारे हथकंडे लगा करके इस विचारधारा को रोकने के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है, लोगों को बहकाने का। और मीडिया, देखिए मीडिया की बात हम करते हैं, मीडिया अब निष्पक्ष नहीं रह गया। मीडिया का काम है जो सही देश की बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको देश के सामने रखना। लेकिन मीडिया के अगर जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद चुनकर जाएंगे, इट मीन्स दैट चैनल इज भारतीय जनता पार्टी। यदि दैनिक जागरण का अखबार का मालिक राज्यसभा का सांसद होगा, इसका मतलब दैनिक जागरण मतलब भारतीय जनता पार्टी का अखबार। तो अगर इन अखबारों को पढ़ेंगे तो हम वही देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी लिखेगी या बतवाएगी। इसलिए सबसे पहले तो हमारे लोगों को जो इस देश में सामाजिक बदलाव चाहते हैं, जो इस देश में अपनी भागीदारी शासन प्रशासन में चाहते हैं, उनको इन चीज़ों को बहिष्कार करके इनको पढ़ना लिखना खरीदना बंद करना चाहिए। क्योंकि वो जब हमको तय हो गया, दैनिक जागरण का मालिक राज्यसभा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक भाजपा का सांसद, तो उनसे निष्पक्ष होने की बात और उन पर यकीन करना बिल्कुल बेईमानी होगी, हमारी अपनी मूर्खता होगी कि हम दूसरे की बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसे मान रहे हैं। इसमें दूसरे का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है कि भाजपा के राज्यसभा के चैनलों को, अखबारों को हम पढ़ें, खरीदें, देखें और उनकी बात को मान लें। अब जो ये जो रिजल्ट आया है, ये साहब के चमचा युग के अनुसार आया है कि जैसे जैसे साहब की विचारधारा ने काम किया, उसी हिसाब से दूसरी पार्टियों ने साहब काशीराम की पुस्तक का चमचा युग का इस्तेमाल भी किया है। चमचा युग की पुस्तक में जो किरदार जो साहब ने बताए थे, उनका इस चुनाव में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। और इस चमचा का इस्तेमाल करने वाले जो हाथ हैं, उनको हिट करने का काम अब कैडर के आधार पर फिर से हम बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर पे, अभी दूर की बात नहीं कर रहे हम, आने वाले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव है। यही बहुजन समाज पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देगी। मेरी बात को नोट कर लेना आप। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि साल 2024 के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से जगह पाएगी, लोगों को वापस आ पाएगी? आप 24 की बात कर रहे हैं, मैं 2022 के दिसंबर की बात कर रहा हूँ। मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूँ। जो चुनाव है yes, अभी 24, इसमें 22 में लड़ा जाएगा स्थानीय निकाय का, जो सिंबल पे होता है, पीछे भी लड़ा गया था, जिनमें नगर निगम है, मेयर हैं, इनमें नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, सभासद हैं। इन्हीं चुनावों में आप लोग देख लेंगे। और 24 तो अभी दूर है ना, 24 के हिसाब से ही हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और इस चुनाव में ही पार्टी का अपना परफॉर्मेंस भी होगा, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। और 24 के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से तैयारी के साथ, दमदारी के साथ चुनाव में लगेंगे। और जो कुछ कमियां हमारे लेवल पे होंगी उनको हम ठीक करेंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व की होंगी, वो बहन जी ने एडमिट किया है कि हम अपनी रणनीति में बदलाव जरूर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, हम भी बदलाव अपने उसमें करेंगे और बहन जी भी जरूर करेंगे। और पार्टी फिर से निश्चित तौर पर खड़ी होगी, क्योंकि पार्टी एक विचार है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बुद्ध फूले शाहू अम्बेडकर पेरियार का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और आंदोलन इस देश में अब खत्म होने वाला नहीं है। तो सर, आपके अनुसार क्या क्या रणनीति में बदलाव होने चाहिए जो बीएसपी को फिर से जीतने में मदद करे? नहीं, ये
बहन जी के पास पूरा अनुभव है। माननीय बहन जी 84 से लेकर के कैराना, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, अकबरपुर, बिलसी, हरौड़ा और आपका कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र ऐसी नहीं है जो माननीय बहन जी ने पैदल, साइकिल से, गाड़ी से न गई हो। बहन जी पे सारे अनुभव हैं, बहन जी ने सारे अनुभव देख लिए, बहन जी ने इंचार्ज लगा करके सभी समाज के लोगों को देख लिया, तो सारे अनुभव बहन जी के पास है। वो बहन जी फिर से जिन अनुभव के आधार पर जो जरूरी बदलाव होंगे, हमें ये उम्मीद है कि वो बहन जी जरूर करेंगी जो उनके अपने अनुभव रहे हैं चुनाव को देख करके। बहन जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बहन जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता, बहन जी ने राज्यसभा में गई, बहन जी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कोई सदन इस देश का ऐसा नहीं है जिसमें माननीय बहन जी चुनाव लड़ करके नहीं गई हैं। तो बहन जी के पास सारे अनुभव से, साहब का कैडर है, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी बहन जी है, तो माननीय जो साहब का जो तजुर्बा है वो बहन जी के पास है। इस देश में बहन जी के अलावा किसी पे माननीय काशीराम साहब का तजुर्बा नहीं। सम्मान्य काशीराम जी ने बोला था कि अंबेडकर ने किताबों को इकट्ठा किया था, लेकिन मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, किताबों के साथ साथ साहब ने जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो चाहत थी इस देश के राजपाट को अपने लोगों को दिलाना, वो अपने जीते जी नहीं कर पाए, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। लोगों को जोड़ करके अपने पैरों पे खड़ा करके उनको इस देश का हुक्मरान बनाना साहब काशीराम जी का लक्ष्य था। और साहब ने कहा था, मेरा अंतिम लक्ष्य भारत पर शासन करना है, ये माननीय काशीराम साहब ने कहा है। तो साहब ने जिन लोगों को जोड़ा था वो लोगों में, देखिए बहुत सारे लोग लाभ के लिए जुड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। सरकारों में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जिनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं तो वो दूसरी जगह अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। तो ये राजनीति में एक सच बात है, जो लोग स्वार्थ, लेकिन जो कैडर से जुड़े हैं वो कैडर वाले लोग साहब काशीराम जी की पार्टी के साथ चट्टान की तरह आज भी खड़े हैं। और आगे जो लोग कैडर के साथ तैयार करेंगे और जो स्वार्थी भी आएंगे उनका भी स्वागत है। जब सरकार आएगी तो उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तो सबको फिर से कैडर के हिसाब से जोड़ने का काम जरूर करेंगे हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।